हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और 2023 बहुत अच्छा गया होगा। आई नो रिसेशन के कारण जॉब्स नहीं लग रही है, बहुत सारी कंपनीज़ नहीं आ रही है हमारे कॉलेज में, तो जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स की प्रॉब्लम हो रही है। बट 2024 में बहुत सारी कंपनी ने हायरिंग स्टार्ट किया है, जिसमें से एक TCS की बात करने वाले आज हम। TCS डिजिटल जो कि 15 जनवरी को उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, उसके रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा उसके पोर्टल पे, और 15 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे आप लोग। तो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ TCS के हायरिंग प्रोसेस के बारे में। यार कुछ चेंजेस आए हुए हैं। पहले TCS डिजिटल और TCS निंजा मिलता था NQT के बेसिस पे, बट इस बार यार चेंज किया गया है। TCS निंजा डिजिटल एंड प्राइम, एक प्राइम का पोस्ट इसमें ऐड किया गया है। तो क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होने वाली है और क्या किस बेसिस पे लेने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, TCS सर्विस बेस्ड कंपनी है और एक बहुत अच्छा कंपनी है इंडियन। TCS में जॉब लग जाना, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग गया, अगर TCS में आपकी जॉब लग जाती है तो। बहुत सारी कंपनी है जो अभी रिसेशन आया था तो फायर कर दिया, बट TCS बहुत कम लोगों को फायर करता है, इवेंचुअली नहीं करता है फायर। आपके लिए एज अ फ्रेशर TCS बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपको TCS डिजिटल और इस बार जो प्राइम का पोस्ट ऐड किया गया है, अगर ये आपको मिल जाती है तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू अनदर कंपनी। यार सबसे पहले बात करते हैं CTC के बारे में। सबसे पहले TCS प्राइम की बात करते हैं। TCS प्राइम 9 LPA प्रोवाइड करते हैं जो अंडर ग्रेजुएट है, मतलब उसने BTech कर रखा है या फिर BE कर रखा है, उसको एज अ फ्रेशर 9 LPA पैकेज मिलने वाला है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसका 11.5 मिलेगा। जैसे कि MCA या फिर MTech कर रखा है या फिर MBA कर रखा है तो उसके लिए 11.5 की पैकेज होगी। और TCS डिजिटल के पोस्ट के लिए 7 LPA अंडर ग्रेजुएट जो BE BTech करके जा रहे हैं और जिसने मास्टर्स कर लिया है उसके लिए 7.3 LPA की पैकेज मिलने वाली है। और दूसरा पोस्ट है TCS निंजा, जिसमें 3.3 LPA का पैकेज मिलता है BE BTech वालों के लिए, और जिसने मास्टर्स कर रखा है उसके लिए 3.5 की पैकेज मिलने वाली है। तो ये तीनों पैकेज मिलने वाली है जो भी TCS NQT के थ्रू जाना चाहते हैं। पहले TCS NQT के थ्रू डिजिटल और निंजा मिलता था, और डिजिटल में 7 LPA मिलता था, चाहे वो BE BTech का हो या चाहे वो MCA MBA का हो। बट इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। सेम एज TCS निंजा के लिए 3.36 का मिलता था BE BTech वालों के लिए, और सेम MCA MBA वालों के लिए भी सेम था। बट इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसके जो प्रोसेस है उसमें चेंज किया गया है और प्राइम का पैकेज ऐड किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर के लिए, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि अभी 15 जनवरी को TCS का एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले परसेंटेज की बात करते हैं तो 10th 12th और इंजीनियरिंग में आपका 60% होना चाहिए या फिर मोर देन 6 CGPA, तब आप एलिजिबल होंगे। एकेडमिक मार्क्स आपके 60% होना चाहिए 10th 12th एंड थ्रू आउट इंजीनियरिंग। और कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका। अगर कोई बैकलॉग है और जब तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उससे पहले अगर आपकी बैकलॉग क्लियर हो जाती है तो फिर ये अच्छी बात है, आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और एजुकेशन गैप, यार पहले हमारे टाइम पे पहले 2024 से पहले जो एजुकेशन गैप होता था वो 1 ईयर का अलाउ करता था बस, बट इस बार 2 ईयर का एजुकेशन गैप अलाउ कर दिया है। अगर किसी ने BTech कर लिया और उसने 2 साल जॉब कर लिया कहीं पे, इसके बाद उसने मान लो मास्टर्स कर लिया और फिर वो अप्लाई करने जाते हैं TCS में, तो फिर वो एलिजिबल होंगे। 2 साल का गैप एलिजिबल होगा, चाहे वो आप 12th के बाद 2 साल गैप लिया था JEE मेंस या एडवांस के लिए, या फिर आपने BTech करने के बाद जॉब कर रहे थे और फिर 2 साल के बाद आपने MBA या फिर MTech स्टार्ट किया, तो भी आप एलिजिबल होने वाले हैं। यार दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी जो एज होगी वो 18 से 28 के बीच में होना चाहिए। ओबियसली जो BTech कर रहे हैं या फिर BE कर रहे हैं या फिर MCA MBA जो भी कर रहे हैं वो 18 से 28 के बीच में ही होगा, तो ओबियस ही बात है। और इसके कुछ टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं कि किस तरह से होता है, जो कि जैसे पहले टेस्ट होता था सेम वैसे ही होने वाले हैं, बट इस बार प्राइम की पैकेज ऐड किया तो आई थिंक थोड़ी सी जो एडवांस लेवल की एप्टीट्यूड होने वाली है या फिर जो कोडिंग पार्ट होने वाला है, हमें लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि प्राइम की पैकेज ऐड किया है 9 LPA और 11.5 फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो कौन कौन से पार्ट से आने वाली है, इसमें 2 सेक्शन होता है, एक फाउंडेशन सेक्शन होता है और दूसरा एडवांस सेक्शन होता है।
ये फाउंडेशन सेक्शन में कोडिंग नहीं होता, बट एडवांस सेक्शन में 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं जो कि 55 मिनट का होता है। तो यार जो फाउंडेशन सेक्शन है उसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाएगा। ये जो तीनों पार्ट होता है ना, ये होता है 25 मिनट का होता है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन होते हैं, बाकी वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी ये 25 होता है। ठीक है, तो टोटल मिला के 75 मिनट मिलते हैं आपको फाउंडेशन सेक्शन करने के लिए। और अब बात करते हैं एडवांस सेक्शन की। तो यार एडवांस सेक्शन में एक होता है एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसमें से आपको 20 मिनट मिलेंगे 10 क्वेश्चंस के लिए। और अगला होता है एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, 15 मिनट मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चन के लिए। एंड एडवांस कोडिंग जो 55 मिनट मिलेंगे 2 क्वेश्चंस के लिए। यार कोडिंग की बात करें तो जनरली पहले क्या था कि जो सेंटर पे जाके देना चाहते थे वो सेंटर पे जाके दे सकते थे, और जो अपने घर पे देना चाहते थे वो घर पे दे सकते थे। बट आई थिंक इस बार क्या किया ना, इस बार आप घर पे नहीं दे सकते, आपको सेंटर पे ही जाके देना पड़ेगा। तो चाहे वो कोडिंग हो, चाहे एप्टीट्यूड रीजनिंग हो, या फिर इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आपको खुद से करना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर पर जाके वहाँ पर आप चीटिंग नहीं कर सकते। घर पर तो होता था, घर पे होता था तो थोड़ी वो चीटिंग चल जाती थी, कोडिंग वगैरह दोस्तों से सोल्व करवा लेते थे। बट इस बार थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है। बट अगर आपने खुद से निकाला है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है और खुद से TCS निकाला, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा आपका जब रिज़ल्ट आएगा किसी भी पैकेज के लिए, TCS के लिए। तो क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट जॉब की तरह है, तो गवर्नमेंट की तरह वो एग्ज़ाम भी लेते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इनका, जो एप्टीट्यूड वगैरह होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट पहले क्या था ना कि घर पे एग्ज़ाम दे सकते थे, तो जो सेंटर में जाके एग्ज़ाम देते थे उसके लिए थोड़ा सा टिपिकली इजी क्वेश्चन रहता था, कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहता था, और जो घर से देते थे उसका कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होता था। यार अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो इसके जैसे 3 पैकेज है, तो मैं पहले डिजिटल की बात करता हूँ और फिर निंजा की बात करूँगा। डिजिटल में क्या होता है कि 3 पैनल होता है यार, टेक्निकल, OMR और HR के लिए 3 पैनल होते हैं, जो कि 45 to 50 मिनट तक का होता है। अगर 15-15 मिनट भी लेंगे तीनों तो भी 45 मिनट जाएगा। तो 3 पैनल होते हैं TCS डिजिटल में। ये थोड़ा सा टिपिकली टफ होता है इन कंपेरिजन टू TCS निंजा, 3 पैनल को हैंडल करना, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, तो वो डर जाते हैं स्टार्टिंग में। तो ये होता है। TCS निंजा की जो इंटरव्यू होती है वो पहले टेक्निकल इंटरव्यू होगा, ऐसे ही 24-25 मिनट का, मोस्टली हाफ एन आवर का जाता है। उसमें थोड़ा बहुत आपसे टेक्निकल पूछेंगे। इसमें क्या हुआ था 23 बैच में कि निंजा के केस में टेक्निकल अलग हुआ था और HR इंटरव्यू अलग हुआ था। HR इंटरव्यू के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था। टाइप ऑफ HR इंटरव्यू था, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उसने छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ था। बट प्राइम के लिए कैसा इंटरव्यू जाने वाला नहीं पता, थोड़ा सा इस बार 24 में जो भी होगा उसके एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि किस टाइप का इंटरव्यू होने वाला है। बट हाँ, TCS डिजिटल का थोड़ा सा टिपिकली टफ होता है। बट आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। डेटाबेस इन द सेंस SQL जो होता है वो उतना करना है, पूरा का पूरा DBMS नहीं करना है, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन वगैरह पढ़ लेना है, ज्वाइन कीवर्ड जो होती है, DDL DML कमांड, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अगर SQL का पार्ट आपको आता है, नॉर्मलाइजेशन आपको आता है, तो आपका डेटाबेस हो जाएगा। और रही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो आपको बेसिक्स तो आता ही होगा, और जो ऊप्स है, मतलब इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऊप से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और कलेक्शन फ्रेमवर्क तो नहीं पूछेगा, बट अगर क्वेश्चंस पूछा उसने, और फिर अगर आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क आते हैं तो उसका यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है, मतलब मोस्टली आपको डेटाबेस और ऊप्स अच्छे से पता होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो जावा हो, C++ हो, पाइथन हो, तो आपके लिए इंटरव्यू बहुत ही ईजी हो जाएगा, उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और HR इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप देख सकते हो, HR MR में क्या क्या पूछे जाते हैं। Geeks पे आपको वहाँ पे TCS का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग शेयर किया रहता है आर्टिकल, तो वहाँ पे पढ़ सकते हो, वहाँ से पता चल जाएगा उसके इंटरव्यू में HR में क्या क्या पूछता है। इवनली HR MR और टेक्निकल सब का इंटरव्यू वहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है। कोडिंग में कितने क्वेश्चंस पूछे थे, एप्टीट्यूड में कितने पूछे थे, सब कुछ वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। तो TCS इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप सर्च करना, Geeks for Geeks का आपको मिलेगा वहाँ से।
वहाँ से आपको पता चल जाएगा, सब कुछ पूरा क्लियर हो जाओगे। तो अभी कम टाइम है, 15 जनवरी, आई थिंक 15 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दो टीसीएस की और निकालो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टीसीएस एग्ज़ाम, जो कि 15 जनवरी को होने वाला है। और फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। ऑल द बेस्ट।